हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर वाइज ओवरव्यूज। आज अपन 10th क्लास साइंस के सारे चैप्टरों के ओवरव्यूज, थोड़ा थोड़ा उसका जो भी मोटिव है, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हर चैप्टर का ओवरव्यू जानेंगे। थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन हर चैप्टर के बारे में आज अपन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो साइंस 10th क्लास साइंस में है, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको बता देते हैं, आपकी जो 10th क्लास की साइंस है वो 3 पार्टों में डिवाइड की गई है। पहली पार्ट है वो है केमिस्ट्री। पहली पार्ट क्या है? केमिस्ट्री। दूसरी जो पार्ट है वो है बायोलॉजी, और तीसरी जो पार्ट है वो है आपकी फिजिक्स। ये 3 पार्टों में आपकी 10th क्लास की साइंस को पढ़ाया गया है। पहला जो केमिस्ट्री है, दूसरा जो टॉप पार्ट है वो बायोलॉजी का है, और तीसरा जो पार्ट है वो फिजिक्स का है। आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का ही है। इसका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले अपन इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले 1 से लेकर, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि 1 से लेकर 5 में इसमें आते हैं, 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 चैप्टर तक इसमें, देन आफ्टर अपन फिजिक्स में रखते हैं। तो मैं इनको बाद में डिस्कस कराऊंगा, पहले चैप्टर वाइज। आपका पहला चैप्टर है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन इसी पे बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या अपन को पढ़ने को मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले तो ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, जब आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है और उसमें वो क्या करे, वो ट्रांसफर होकर कोई न्यू सब्सटेंस में कोई न्यू सब्सटेंस बन जाए, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या कर गए, ये केमिकल सब्सटेंस है और ये आपस में रिएक्शन करके एक नए सब्सटेंस में ट्रांसफर हो गए। तो ऐसी जो रिएक्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि एनी सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड टू द केमिकल रिएक्शन। अगर इसमें अपन बात करें केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई ओरिजिनल सब्सटेंस होता है और वो नए सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है, उस ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि इसमें एक ओरिजिनल पार्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट पार्ट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट पार्ट। और इधर के जो प्रोडक्ट जो बन के तैयार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पार्ट। इसमें 2 पार्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस में हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका पता कैसे करेंगे। ये इंटरनली क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है। अगर कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन होती है, या तो वो स्टेट में चेंज करेगा, या उसके कलर में कुछ चेंजेस आएंगे, या फिर उसमें से साउंड रिलीज होगा, या फिर लाइट इमिट करेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन किसके हैं, आपको केमिकल रिएक्शन के इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई भी सब्सटेंस में कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, साउंड निकल रहा है, लाइट इमिट हो रही है, गैस निकल रही है, या फिर ये सारे चेंजेस आएंगे, सारा ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, केमिकल
रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी बातें अपन इस केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? कि केमिकल इक्वेशन जैसे कि अभी आपने बात करी थी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और गिव्स अस H2O, ये आपस में एक केमिकल रिएक्शन में एक इक्वेशन टाइप की एक सिंबल के बेसिस पर एक इक्वेशन बनाई जाती है। इनको अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। किसके आधार पर? किसी भी सब्सटेंस के एटम या एलिमेंट के एटम के आधार पर बेस बनाया जाता है, जिसमें दो टाइप की होती है। ये दो टाइप होती है, इसमें एक होता है बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट के एटम, एलिमेंट के एटम इक्वल होते हैं, उनको तो अपन बैलेंस बोलते हैं। और जिसमें रिएक्टेंट पार्ट के सारे एलिमेंट के एटम और प्रोडक्ट पार्ट के एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उसको अपन बोलते हैं अनबैलेंस। ये दो टाइप्स के होते हैं। ऐसी बातें पढ़ने को मिलेंगी। फिर आपको केमिकल रिएक्शन में, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? केमिकल रिएक्शन की काफी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं? ये मोस्टली आपको पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरा आपका पढ़ेंगे डीकंपोजिशन। तीसरा पर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। चौथा अपन पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवा अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। छठवां अपन पढ़ेंगे रिडक्शन। और सातवां अपन पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक। और आठवां अपन पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। इतने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इतनी सारी चीजें आपको पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ने को मिलेगी। ये सारी बातें अपन जब अपन पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपन वहां पे पढ़ेंगे। अभी अपन को क्या जानना है? हर चैप्टर के ओवरव्यू, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस जानना है कि हर चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो अपन अब डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड जो चैप्टर है वो आपका क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्या है? ये भी केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये ऐसा साइंस है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स हैं इनमें जो डेली लाइफ में, आपकी रियल लाइफ में जो डेली यूज होती हैं, वो सारी चीजें या तो एसिड होंगी या बेस होंगी या फिर सॉल्ट होंगी। चाहे आपके वो खाने की चीज हो या फिर जो डेली लाइफ में यूज में हो रहा है, जैसे कि अपन नहाने का साबुन है वो बेस होता है। आपके खाने का भी जो भी मटेरियल आपके फूड मटेरियल में होता है या तो एसिड होगा या बेस होगा। या फिर जो भी आपकी बॉडी के अंदर स्टमक की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, सारा ये क्या है? डिपेंड ऑन द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चाहे वो आपकी सारे जो डेली रूटीन में आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जिन सामानों से एक्टिविटीज आप करते हैं या फिर जो सामानों की यूज आप जो
थिंग्स का आप यूज करते हैं वो सारे या तो एसिड होंगे या बेस होंगे या सॉल्ट होंगे। आपकी किचन में जो आपकी मम्मी जो खाना बनाती है, फूड मटेरियल जो भी सारा या तो एसिड का है या फिर बेस का है। ये सारी कंडीशन अपन को क्या करना है, इसका ये सारी जो चीज आज की दुनिया में जो भी चीज आपको ज्यादा मिला, ठीक है, तो यहाँ पे एसिड और बेस एंड सॉल्ट आपको पढ़ने को मिलेगा डेली रूटीन में। अब बात करते हैं अपन तीसरे टॉपिक की। तीसरे जो टॉपिक होता है उसमें अपन को मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें अपन को क्या पढ़ने को मिलेगा, मेटल एंड नॉन मेटल। लाइट चली गई है। मेटल और नॉन मेटल में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, जो आपके यहाँ पे एसिड और बेस में तो ये क्या होता है जो डेली लाइफ में यूज होती है वो चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि खाने की चीजें या तो एसिड या बेस होगी, या फिर जो भी फूड मटेरियल है आपके किचन में जो भी सामान होता है वो एसिड और बेस के फॉर्म में होता है या फिर सॉल्ट के फॉर्म में होगा। ये मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, वो ऐसी चीज जो आपके आसपास सरवाइव करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपका मतलब ये है कि रहन सहन में जो भी आपकी जो हेल्प करती है, वो सुख सुविधा में जो भी चीज हेल्प करती है, या तो वो मेटल की होगी या फिर वो नॉन मेटल की होगी। जैसे जस्ट लाइक टू दिस थिंग्स अबाउट जो आपकी चेयर है वो किसकी है, या तो मेटल की या नॉन मेटल की है जो आप बैठते हैं, या क्लासरूम में जो आपका जो बोर्ड है वो या तो मेटल का है या नॉन मेटल का है, या जो पेन है वो नॉन मेटल का है। कोई भी चीज जो आपकी सुविधा, जो आपकी लाइफ में सरवाइव करने के लिए जो सुविधा करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका ट्रेन, बस, ये सारे आपकी बाइक जो भी है सारा सब कुछ या तो मेटल की बनी होगी या फिर नॉन मेटल की। जैसे कि कार की बात कर लें, कार की जो ऊपर बॉडी है वो होती है मेटल की, और उसके अंदर जो सीट कवर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे नॉन मेटल के होते हैं। कोई भी वायर के अंदर या तो उसके अंदर जो कॉपर वायर है वो मेटल है, उसके अंदर जो इंसुलेटर है वो क्या है, नॉन मेटल है। सारी जो चीज है वो मेटल है, नॉन मेटल जो सुख सुविधा के लिए यूज किया जाता है। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट आपके डेली रूटीन में यूज होता है और ये आपकी सुख सुविधाओं में हेल्प करता है। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये क्या है, नया टॉपिक है आपका। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, देखो ये क्या है, कार्बन ये एक नॉन मेटल है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है आपकी जो सरवाइव करती है लिविंग थिंग्स सारी क्या है, नॉन मेटल की बनी हुई है। और सारे नॉन मेटल उसमें क्या होता है, सारे कार्बन ज्यादातर मोस्टली वो लिविंग थिंग्स है, सारे को कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, वो कार्बन कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड होता है। तो कार्बन अपने लिए अपनी रियल लाइफ में सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कंपाउंड है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से अपन बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि आपको जैसे कि अपन बात करते हैं लिविंग थिंग्स में, तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कि मुझे क्या करना है, अपन को लाइफ को सरवाइव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रेस्पायरेशन करना होता है। लेकिन रेस्पायरेशन में कब कर पाऊंगा, मुझे क्या होगा, रेस्पायरेशन एनवायरमेंट से लूंगा। अब एनवायरमेंट में रेस्पायरेशन किसके भी कौन लाता है, ट्री लाते हैं, पेड़ लाते हैं। अगर ट्री ना हो तो अपन एनवायरमेंट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा सकते। और वो जो ऑक्सीजन कहां से आता है पेड़ों के द्वारा, वो कार्बन के बेसिस पे आता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बन अगर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तभी वो ऑक्सीजन को रिलीज कर पाएगा। यही एक तरीका, इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, कार्बन अपनी आवर लाइफ में सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। अपन बात करते हैं, अब नया टॉपिक है वो है क्या, नया टॉपिक है आपका अब पीरियोडिक
क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट, ये आपका 5 चैप्टर है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट साइंटिस्टों ने 118 एलिमेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनके एक्सपेरिमेंटों के बेसिस पे उन्होंने हर एलिमेंट्स के अंदर उनको एक ग्रुप के स्लॉट में या ग्रुप के ऑर्डर में उनको क्या किया, एक टेबल के अंदर उनको रखने की कोशिश की। उन्हीं के बेसिस पर अपन क्या करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उन्होंने क्या कर दिया, 118 एलिमेंट्स को जो आपकी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उनमें क्या कर दिया, उन्होंने एक ग्रुप बनाकर एक टेबल बना दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से। ये अपन को इनके सारे 118 एलिमेंट्स के बारे में इस टॉपिक में पढ़ने को मिलने वाला है। तो ये आपके केमिस्ट्री के सारे टॉपिक हो गए। अब मैं बात करता हूं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपके जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस के नाम से। पहला जो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो 6 चैप्टर आपका साइंस का, वो क्या है, 6 चैप्टर है, ये बायोलॉजी का है। लाइफ प्रोसेस, अभी ये लाइफ प्रोसेस क्या है, ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है ये जान लें, क्योंकि आप देखिए क्या कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स को आप मूवमेंट के बेसिस पर ये क्लियर नहीं कर सकते कि उसके अंदर लाइफ है या नहीं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं अपने हाथ या पैर मूवमेंट अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा हूं तो मैं समझू कि मैं जीवित हूं। अगर आप बात करें कि अगर प्लांट है वो अपने मूवमेंट नहीं कर पाते, क्या वो जिंदा नहीं है? इसका क्या क्लियर है कि आप मूवमेंट के बेसिस पर ये किसी लिविंग थिंग्स के अंदर क्लियर नहीं कर पाते कि वो उसके अंदर लाइफ है या नहीं है। तो अपन इनको किसके बेसिस पर अपन प्रूव करेंगे कि किसी भी चीज में कि लाइफ है कि नहीं है, इन लाइफ प्रोसेस के बेसिस पर। जैसे कि फॉर द एग्जांपल लाइफ की 4 प्रोसेस होती हैं, इनके बेसिस पर अपन आपको ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर लाइफ है या नहीं है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल पहला जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। दूसरा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये सारे 4 टॉपिक है। इनकी बेसिस पर अपन किसी भी थिंग्स के अंदर ये बता सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर कोई भी थिंग्स अगर लिविंग है तो उसको अपन कैसे, उसको अगर लिविंग है तो उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसको रेस्पिरेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की भी नीडेड होगी उसको, फिर उसको एक्सक्रीशन भी करना होगा। अगर ये चारों प्रोसेस को कोई भी थिंग्स अगर प्रॉपरली फॉलो कर रही है तो वो लिविंग थिंग्स के अंदर आएगी। जैसे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल अपन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। ह्यूमन कैटेगरी क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है। जैसे कि तो पहले क्या करता है, आपको अपने सर्वाइव के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। एनवायरमेंट से जो भी चीज आप टेक करते हैं या भी गेन करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि फूड फॉर्म में आपने जो भी कुछ खाया वो आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको अपन क्या करते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको अपन क्या करना होता है, अपनी बॉडी
सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद ही उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए अपन को किसकी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो फूड है, वो जो न्यूट्रिशन लिया है, वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। और सिंपल फॉर्म में टूटने के बाद अब वो क्या होगा, आप यहाँ पे अपने रेस्पिरेशन और फूड को क्या कर दिया, एक जगह पे स्टोर करा दिया, लेकिन आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को किसकी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। अब उसको क्या करना है, पूरी बॉडी में फैलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। रेस्पिरेशन आपका न्यूट्रिशन तो आपने माउथ से, दांतों से क्रैश करके ले लिया। अब ये रेस्पिरेशन आपके लंग्स करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का फॉर्म होता है। ब्लड क्या करता है, आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपके पास जो भी कुछ मटेरियल है, जो भी आपने पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचा दिया, अब क्या करता है, जो वेस्टेज मटेरियल है, अब उसमें से कुछ जो काम की चीज है, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज थी, फैट था, वो जो भी चीज जो बॉडी में रिक्वायरमेंट थी, वो न्यूट्रिशन में, वो तो उस ऑर्गन्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी जो भी कुछ है वो वेस्टेज है, वो एक्सक्रीशन के फॉर्म में अपन को बाहर निकालना होता है। ये सारी प्रोसेस अगर ये सारी प्रोसेस फॉलो कर रहा है कोई भी लिविंग थिंग्स, तो वो किस में कहलाएगा, लिविंग थिंग्स के फॉर्म में आएगा। अपन बात करते हैं नया टॉपिक, इसमें नया प्रोसेस के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो भी आपका बायोलॉजी का भी टॉपिक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो जान लें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अगर देखिए कोई भी, जैसे कि अपन कैसे बात कर सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी चीज गर्म होती है तो उस पर अपना अचानक हाथ पहुंच जाता है, तो अपन क्या करते हैं, सडनली उसको हाथ को हटा लेते हैं। या फिर आप इस रास्ते में चलते हुए कहीं पे कोई भी चीज आपके पैरों के नीचे आती है, तो आपको आप अचानक उस पैरों को सडनली क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, दूसरी जगह रख लेते हैं। ये सारी प्रोसेस किसके बेसिस पे होती है, आपको अचानक कोई भी चीज को फास्टली रिस्पॉन्स करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये सारा प्रोसेस एक सिस्टम आपके अंदर फॉलो करता है, उस सिस्टम को बोलता है नर्वस सिस्टम। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम। तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको नर्वस सिस्टम्स के बारे में, पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप कोई भी चीज को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सारी बातें आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि कोई भी लाइट, हीट, कोल्ड, ये सारी चीजों पर रिस्पॉन्स कौन करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा अपना आपका ब्रेन, और उसको कौन एक सिस्टम फॉलो करवाता है जिसको अपन नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, एट टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म reproduce. Reproduced. How do organisms reproduced? अब ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड टू द रिप्रोडक्शन। इसमें अपन को क्या बोलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड टू द रिप्रोडक्शन। इसमें अपन क्या करते हैं कि आप ये भी एक लाइफ प्रोसेस का, इसको अपन वैसे अपन लाइफ प्रोसेस के अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये आपकी किसी लिविंग थिंग्स की सर्वाइव के लिए ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि इसको नीडेड ही है, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए आपके जो लिविंग थिंग्स है उसकी जो स्पीशीज की एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अपन को क्या करना होता है, रिप्रोड्यूस कराना होता है उस लिविंग थिंग्स का, जिससे उसका एक पीढ़ी दर पीढ़ी
क्या करना है, एक एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, किसी भी लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन कराना होता है। इसलिए अपन को क्या करना होता है कि ये बहुत जरूरी प्रोसेस है आपकी लिविंग थिंग्स के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन। हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने को मिलेंगे आपको। बहुत सारे रिप्रोडक्शन है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएशन। सेक्सुअल में वेरिएशन क्या होता है, इजीली कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम होता है। तो ये सारे वेरिएशनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट आप हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन से समझ सकते हैं। जितनी भी चीजों में पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस आती हैं, वो सारे चेंजेस आप हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन से ही समझ सकते हैं। मतलब इसमें हेरिडिटी इवैल्यूएशन में आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर मतलब जितनी चेंजेस हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं, दादाजी से आपके दादाजी से बच्चे नातियों के बीच में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा आपको इनमें पढ़ने को मिलेगा। ये आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दो टॉपिक्स आपको थोड़ा सा उनका ओवरव्यू समझा दिया गया है। मैं आपको ये जो फिजिक्स वाला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा पूरे सारे चैप्टरों को।